So, hello everyone, this is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach. So again, welcome to the संजीवनी कोर्स ऑफ ऑडिट एंड लॉ. सो मुझे खुशी है कि आपने मुझे एज अ फ्रेंड, मेंटर एंड कोच चूज किया है इन दिस जर्नी एंड आपने वो ट्रस्ट, आपने वो फेथ दिखाया है कि आज आप ये संजीवनी कोर्स मेरे साथ कर रहे हैं, राइट? तो हो सकता है कि आपने पहले मुझसे ऑलरेडी क्लासेस ले रखी हैं कभी ना कभी, एदर रेगुलर और फास्ट ट्रैक, और अब दोबारा से आपने संजीवनी कोर्स लिया है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मुझसे कभी क्लासेस नहीं ली हैं, आपने किसी और टीचर से पहले कभी क्लासेस लिया था मगर अभी आपको कुछ भी याद नहीं है और इसलिए आपने मेरा संजीवनी कोर्स लिया. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपने कहीं से भी कोई कोचिंग नहीं ली है और आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये संजीवनी कोर्स लिया है. तो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो ना, संजीवनी कोर्स हर पार्टिकुलर सिनेरियो में आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है. अब देखना, ये जो कोर्स है दिस इज ए वेरी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है. सिर्फ 30 आवर्स के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 80% ऑफ सिलेबस कवर करने वाले हैं. तो आवर टारगेट इज गोइंग टू रिमेन सिंपल, 30 आवर्स 80% ऑफ सिलेबस. बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, राइट? जहां रेलिवेंट रहेगा, जहां जरूरत रहेगा, वो सारी चीज हम लोग कवर करेंगे जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली 100% चीजें भी कवर नहीं होगी, वो तो मैं अपने रेगुलर क्लासेस में भी नहीं कराता. मैं नहीं बोलता कि भाई मैं स्टडी मैट का एक एक चीज कराता हूँ. फोकस हमेशा यही रहता है कि यार 90% चीजें अच्छे से हो जाए, 4 बार हो जाए, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू. तो संजीवनी कोर्स के अंदर फोकस यही रहने वाला है कि 30 आवर्स 80% ऑफ सिलेबस इन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर. कॉन्सेप्ट्स में भी फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और प्लस सिलेबस को ब्रीफ कैसे बनाना है, सिलेबस को आसान कैसे बनाना है, उस चीज में भी अपन काम करेंगे. तो देखना, बिफोर स्टार्टिंग विद इट, आप बताइए मुझे क्या कारण है, क्या रीजन है कि आपको ऑडिट से डर लगता है, या व्हाई यू फील कि यू गेट लेस मार्क्स इन ऑडिट. क्या कारण है, क्या रीजन है कि आपको ऑडिट से डर लगता है, या फिर व्हाई यू फील यू गेट लेस मार्क्स इन ऑडिट? बताओ बताओ, सुन रहा हूं मैं. सर, ऑडिट से हमें डर लगता है या फिर ऑडिट में हमें मार्क्स नहीं मिलता है बिकॉज मे बी वी फील दैट द सिलेबस इज वेरी वेरी बल्की. तो वेरी बल्की सिलेबस एक रीजन है, वेरी बल्की सिलेबस कि जो सिलेबस है वो क्या है, बहुत ज्यादा बल्की है. दूसरा क्या रीजन है, हमें ऐसा लगता है कि सर जो ऑडिट है दैट इज अ वेरी वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है और इस रीजन की वजह से अपने को मार्क्स नहीं मिलता. सर और क्या रीजन है, क्यों आपको लगता है कि आपको ऑडिट में मार्क्स नहीं आ रहा? तो अगेन अनदर रीजन कैन बी रिटेंशन, पुअर रिटेंशन. याद नहीं रहता है ना, रिटेंशन इज वेरी वेरी पुअर. हम अपने को चीजें याद नहीं रहती, ठीक है? वी डोंट रिमेंबर द थिंग्स. मतलब पढ़ लिया यार लेकिन दिमाग में घुसता ही नहीं है, याद ही नहीं रहता. एग्जाम हॉल में वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर. ऐसा भी हो सकता है सर चीजें याद रहती हैं, बट व्हाट हैपेंस इज दैट कि हम एग्जाम में ना उतना अच्छे से लिख के नहीं आ पाते, या फिर एग्जाम में लिख कर आते हैं फिर भी अपने को मार्क्स नहीं मिलता. तो एक रीजन हो गया लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस. लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस कि अपने को नहीं, अपना जो रिटन प्रैक्टिस है ना वो बहुत कम है. तो अपना जो रिटन प्रैक्टिस है वो बहुत कम है, इसकी वजह से हम एग्जाम डे में उतने अच्छे से लिख के नहीं आ पाते भले ही अपने को याद था. एक रीजन हो सकता है कि यार जो अपना लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज अपन यूज कर रहे हैं ना, द लैंग्वेज इज वेरी वेरी देसी. आई विल से कि बहुत देसी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उस देसी लैंग्वेज के ऊपर एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे रहा. Another reason is, again, most of the students don't emphasize on that, but that is one of the most major reason why you don't get good marks. कि भाई अपने को आता है, अपन लिख कर भी आ रहे हैं, बट एग्जाम में नंबर सिर्फ 40 ही आ रहा है, वो 60 नहीं आ पा रहा, 65 नहीं आ पा रहा. सो दैट इज पुअर प्रेजेंटेशन. पुअर प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन उतना अच्छा नहीं है, एंड लेस नॉलेज ऑफ इंटरलिंकिंग. लेस नॉलेज ऑफ इंटरलिंकिंग. और भाई एक रीजन हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर कॉन्सेप्ट्स आर ओनली नॉट क्लियर. तो भैया अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो सब्जेक्ट में आपको आने ही है कम मार्क्स. तो ये अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ऑडिट में कम मार्क्स आ रहे हैं, या फिर ऑडिट से आपको डर लगता है. मे बी यू आर गिविंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, पर आपको ऑडिट से डर लगता है. क्यों डर लगता है? इन सारे रीजन से डर लगता है कि आपको लगता है सिलेबस बहुत बल्कि है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, मेरे को याद नहीं रहता, राइट? लैंग्वेज का इश्यूज है. तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको ऑडिट में कम मार्क्स या तो मिले हैं या तो कम मार्क्स मिल सकते हैं जब आप एग्जाम देंगे. तो अब अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना इस कोर्स के अंदर इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है. तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है
इस पार्टिकुलर कोर्स का वो क्या है, ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स, वो क्या है, ओवरकमिंग दिस प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे, कैसे अपन इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दिस 30 आवर्स हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स मोटा मोटी रूप पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स। तो यार आप सोच के देखो, आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो मतलब यार 30 घंटा तो मतलब ऐसा है कि 30 आवर्स तो शायद आप सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स में ही लगा देते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में खाली आप 30 आवर्स लगा देते हैं। और 30 आवर्स के अंदर एक तरीके से आपको पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू मिल रहा है। 30 आवर्स के अंदर पूरे सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अपन एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज अ बिग बिग थिंग। ठीक है ना। ऊपर से हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मेक द सिलेबस कंसाइज फॉर यू। हम लोग सिलेबस कंसाइज करेंगे। आपको ये जो सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है ना, वेरी वेरी वास्ट, कि सिलेबस बहुत वास्ट है, राइट, वी आर गोइंग टू मेक इट कंसाइज। तो एक तो 30 आवर्स में एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होगा, प्लस आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिलेगा, प्लस क्लास के अंदर काफी चीजें हम लोग रिटर्न वे में भी फॉर्मुलेट कर लेंगे, जिसको और छोटा बना देंगे कंटेंट को। ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सिलेबस को कंसाइज कर देंगे पूरा पूरा। 80% कंटेंट जो काम का कंटेंट है उस पर फोकस करेंगे, भैया 80% अच्छे से कर लूं, फिर टाइम मिले तो रिमेनिंग 20% भी कर लूंगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस को कंसाइज करने वाले हैं। उसके अलावा क्या करने वाले हैं, अब रिटेंशन क्यों नहीं होता, रिटेंशन इसलिए नहीं होता सर, एक तो रिविजन की कमी है, हम लोग उतनी बार रिवाइज नहीं कर पाते सिलेबस को, और प्लस सही ढंग से रिवाइज नहीं हो पाता। तो रिटेंशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एंश्योर दैट आप मल्टीपल रिविजन्स कर पाए। अब मल्टीपल रिविजन्स कैसे हो पाएगा, एक तो आपको मिला है कंसाइज नोट्स, तो कंसाइज नोट्स मिला तो आप अपने आप ही मल्टीपल रिविजन्स कर पाएंगे। उसके अलावा जो स्टडी टेक्निक्स मैं आपको दूंगा, जो स्टडी टेक्निक्स मैं आपको दूंगा, उन स्टडी टेक्निक्स को आप यूज करोगे तो अपने आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, मल्टीपल रिविजन्स कर पाओगे, कम टाइम में कर पाओगे। उसके अलावा मैं आपको दूंगा रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, जो मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, राइट, रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। तो ऑलमोस्ट हर चैप्टर का आपको रिविजनरी वॉइस क्लिप होता है, जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा ऑडिट ना मैक्सिमम 8 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो, मतलब 80% सिलेबस मैक्सिमम 8 आवर्स में रिवाइज कर सकते हो। तो सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, इवन व्हेन यू आर इन द वॉशरूम, यू आर ट्रेवलिंग, एवरी टाइम आप इन वॉइस क्लिप्स को सुन सकते हैं। तो आपका जो भी एक्स्ट्रा टाइम है, आप उसके अंदर ये वॉइस क्लिप को सुने, और एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ही आपका ऑडिट रिवाइज होता रहेगा। ठीक है ना। सेम अप्लाइज फॉर लॉ एज वेल। तो अगेन उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं, प्लस वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर फ्यू टॉपिक्स। मैं सारा तो नहीं बोलूंगा, बट जो फ्यू टॉपिक्स हैं, जो मेजर टॉपिक्स हैं, उन सबके रिविजनरी वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अगेन 6 से 7 घंटे के, कि जिसमें 6 से 7 आवर्स के अंदर आप 50% सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। तो इतना सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आप मल्टीपल रिविजन कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है। कुछ चीजें क्लास के साथ मिलेंगी, जैसे कि कंसाइज नोट्स हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड वे हो गया, स्टडी टेक्निक्स हो गया, और कुछ चीजों के लिए आपको एग्जाम तक मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि वॉइस क्लिप्स हो गया, राइट, रिविजनरी वीडियोस हो गया। तो ये सारी चीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो जिससे क्या होगा, अपना रिटेंशन वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, राइट। उसके अलावा लैंग्वेज की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आई एम गोइंग टू गाइड यू विद द आर्ट ऑफ राइटिंग। तो ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, ये हर चैप्टर, हर सिलेबस के, हर चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा मैं, व्हाट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, क्या लिखना है। तो ये जब आर्ट ऑफ राइटिंग है ना, ऑब्वियसली मैं तो सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है बार बार। तो ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है, इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम लैंग्वेज का जो इशू है, लैंग्वेज के इशू को भी ओवरकम कर सकें, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा प्रेजेंटेशन का इशू है, प्रेजेंटेशन के इशू को भी हम ओवरकम कर सकें, और इसके अलावा हम फोकस करेंगे कि जो हमारा इंटरलिंकिंग का इशू है उस पर भी हम फोकस कर सकेंगे। तो हर टॉपिक को बेस्ट वे में एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है, हाउ टू प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, हाउ टू राइट द कीवर्ड्स, व्हाट आर द कीवर्ड्स यू मस्ट राइट, इंटरलिंकिंग कैसे करना है, कौन सा टॉपिक किससे इंटरलिंक होगा, वो सारा कुछ भी हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू, ये सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्लियर है। तो हो सके इफ पॉसिबल तो इन क्लासेस को 2 बार देख लीजिएगा, पूरा का पूरा अपना व्यूज यूटिलाइज कीजिएगा, क्लासेस को 2 बार देख लीजिएगा। एक बार 30 आवर्स के अंदर वो आपका पूरा 80% सिलेबस कवरेज हो जाएगा। फिर क्लास के अंदर मैंने आपको जितना बताया है, जो बताया है, एक एक चीज अच्छे से सुनो, दिमाग में रखो, उसको रिवाइज करो, वॉइस क्लिप सुनो, रिविजनरी वीडियोस फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल में कनेक्टेड रहो, एंड अल्टीमेटली द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इजी फॉर यू, द थिंग्स आर गोइंग टू बिकम इजी फॉर यू। ठीक है जी। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द पैटर्न।
देखो जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा ना, जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, कुछ रिकॉर्डिंग्स एकदम लेटेस्ट होगा, कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट का होगा। सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं बोलूंगा भैया सारा ही लेटेस्ट है, कुछ लेटेस्ट होगा, कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट का होगा। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट होंगी। ऑल रिकॉर्डिंग्स आर गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम्स। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। प्लस एडिशनली अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है, कुछ भी आता है दैट यू नीड टू कवर अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस, कि लेटर ऑन आईसीएन रिलीज कर दिया, आरटीपी में कर दिया, कोई सर्कुलर के थ्रू कर दिया, तो भाई उसके लिए आपको यूट्यूब में अपडेट मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल के अंदर उस चीज का वीडियो आ जाएगा, तो दोबारा से 1.5-2 घंटा और एक्स्ट्रा लगाकर आप उस चीज को कवर कर सकते हैं। आपको उस चीज के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सेम। ठीक है, अब देखना इस क्लास के अंदर ना जो हमारा फोकस होगा दैट इज ऑन कॉन्सेप्ट्स, कि 30 आवर्स के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट्स का भी गाइडिंग दूंगा, प्लस कॉन्सेप्ट के अलावा प्रेजेंटेशन हो गया, इंटरलिंकिंग हो गया, कीवर्ड्स मार्क कराने हैं, और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस इन द सेंस फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस तो डिस्कस नहीं करेंगे 30 आवर्स में, बट काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन बेस्ड डिस्कस करेंगे कि आई मेक यू कैपेबल, यू कैन डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे ये क्लासेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से स्टार्ट करोगे। वन एडवाइस आई एम गोइंग टू गिव यू इज, आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आप जब कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि एक बार में क्रैक हो जाएगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि एक बार में क्रैक नहीं होगा। एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा यार सर ने तो ये नहीं कराया था, लेकिन सर के क्वेश्चन बैंक में है। तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो आप क्या करोगे, जिस क्वेश्चन में फंस रहे हो, या जो चीज हमने कवर अप नहीं किया था बट वहां आपको क्वेश्चन बैंक में दिख गया या किसी भी क्वेश्चन सोर्स में दिख गया, तो आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए कि भाई इन क्वेश्चंस को मेरे को बहुत अच्छे से देखना है, और जब मैं सब्सिक्वेंटली भी रिवाइज करूंगा ना क्वेश्चंस का पार्ट, तो मेरे को बाकी सारे क्वेश्चंस इग्नोर कर देने हैं, मेरे को सिर्फ यही सारे क्वेश्चंस देखने हैं। तो क्या होगा, मान लो फर्स्ट टाइम आपने 500 क्वेश्चन देखा, 600 क्वेश्चन देखा, उसमें से हार्डली 150 क्वेश्चन ऐसे बच जाएंगे कि आपको लगेगा यार ट्रिकी है या फिर सर ने नहीं कराया था। बाकी 450 क्वेश्चन अपने आप स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके लिए जो सब्सिक्वेंट रिवीजन का कहानी है वो बहुत इजी हो जाएगा। और कोई नया कॉन्सेप्ट आपको वहां पे मिलता है तो उसको कोई भी फ्लैग में या छोटा सा नोट में, छोटा सा पेज में उस कॉन्सेप्ट को इम्बीड करके बेटर रहेगा कि आप इसी हमारे बुक में अटैच कर लें। सो अगेन दैट इज गोइंग टू बिकम इजी फॉर यू। ठीक है ना, तो वो कहानी आपके लिए वहां पे सिंपल हो जाएगा। तो अब देखना हमारा जो क्लासेस का फ्लो रहने वाला है वो किस तरीके से रहने वाला है, एंड अपना जो टॉपिक्स डिवाइडेड है वो किस तरीके से डिवाइडेड है ऑडिट का। एक मैं बोलूंगा कंपनी ऑडिट। एक जो टॉपिक डिवाइडेड है वो इस तरीके से डिवाइडेड है कि एक है कंपनी ऑडिट, दूसरा है प्रोफेशनल एथिक्स, तीसरा है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, एंड चौथा है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, अलग अलग तरीके के ऑडिट, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। ठीक है ना, तो ये इन चार वेज में आई विल से कि हमारे जो टॉपिक्स है वो डिवाइडेड है। कंपनी ऑडिट हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट हो गया। तो यहाँ पे अब जो कंपनी ऑडिट है और जो प्रोफेशनल एथिक्स है ये अपना स्कोरिंग जोन में आता है, अपने को इसमें ना बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है, अब कंपनी ऑडिट कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 to 30 मार्क्स आता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो 25 to 30 मार्क्स आता है। एंड एज पर द आईसीएस स्टडी मैट कंपनी ऑडिट के अंदर ना 5-6 चैप्टर्स है। हालांकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको अलग अलग कराऊंगा, बट एज पर द आईसीएस स्टडी मैट ये 5-6 चैप्टर्स हैं कुल मिलाकर। जैसे कंपनी ऑडिट हमारे बुक में एक अलग चैप्टर है और उसके अलावा और छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, बट आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से सब कुछ एक साथ है। तो आपको मैं गाइड कर रहा हूं अकॉर्डिंगली कि आपको पता रहे कि आईसीएस ने स्टडी मैट में ऐसे कराया हुआ है। तो एक तो कोर कंपनी ऑडिट का पार्ट हो गया जिसको कहते हैं सेक्शन 139 to 148। दूसरा कंपनी अकाउंट्स का हिस्सा आता है जिसके अंदर आता है सेक्शन 128 to 138, 128 to 138। ठीक है, हमने अलग अलग चैप्टर वाइज कराया, बट आईसीएस स्टडी मैट में सब कुछ एक साथ दिखेगा आपको। तो कंपनी अकाउंट्स का हिस्सा जहां पे सेक्शन 128 to 138 आता है। मैंने आपको पूरा कंपनी अकाउंट्स दिया है, आई हैव गिवन यू एंटायर कंपनी अकाउंट्स, बट प्लीज नोट दैट एग्जाम और पर्पस के लिए, एग्जाम पर्पस के लिए उसमें 2-3 सेक्शंस ऐसे हैं जो आप छोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल सेक्शन 136 हो गया, सेक्शन 137 हो गया, ये सेक्शंस आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंस नहीं रखता। आईसीएस स्टडी मैट में इन सेक्शंस को नहीं दिया हुआ, ज्यादा एम्फेसिस करके नहीं दिया हुआ है। 128 का सिर्फ ओवरव्यू आईसीएस स्टडी मैट में दिया हुआ है।
128 का सिर्फ ओवरव्यू आईसीएस स्टडी मैट में दिया हुआ है, 135 का सिर्फ ओवरव्यू आईसीएस स्टडी मैट में दिया हुआ है, बाकी सारे सेक्शंस अच्छे से कराए हुए हैं स्टडी मैट में, बट मैंने आपको पूरा ही करा दिया है, ठीक है। उसके अलावा कारो 2020, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ कंपनी ऑडिट, तो कारो 2020 हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया। उसके अलावा ऑडिट ऑफ सीएफएस, ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा ऑडिट ऑफ एलएलपी, ऑडिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, देन वी हैव ऑडिट ऑफ डिविडेंड। तो ऑडिट ऑफ डिविडेंड वी हैव नॉट कवर्ड हियर, ऑडिट ऑफ डिविडेंड हमने कवर नहीं करा है क्योंकि सिंपल सा टॉपिक है, ऐसा बच्चों को तकलीफ नहीं होता कभी भी। तो ये सारा चैप्टर्स कंपनी ऑडिट में आता है, जिसका फुल फ्लैजेड जो एग्जाम में वेटेज रहता है 25 to 30 मार्क्स रहता है। तो वी हैव ट्रीटेड द एवरी टॉपिक एज अ सेपरेट टॉपिक, हमारी बुक में भी हर टॉपिक सेपरेट टॉपिक है, वीडियोस में भी हर टॉपिक सेपरेट टॉपिक है, बट आईसीएस स्टडी मैट में आपको सारा कुछ एक साथ मिलेगा, जिसका कंबाइंड वेटेज 25 to 30 मार्क्स रहेगा। और अपने को ऑडिट में अच्छा मार्क्स लाना है ना, तो आप मान लो कि अगर 30 मार्क्स का कंपनी ऑडिट है, तो आर टारगेट शुड बी कि भैया इसमें मेरे को ना कम से कम 80% मार्क्स सिक्योर करने हैं, कम से कम इसमें 24 तो मेरे को सिक्योर करना ही करना है 30 में से करना पड़ेगा। अगर मुझे 60 चाहिए, 70 चाहिए, 75 चाहिए, 40 लाना है तो बात अलग है, 50 लाना है तो बात अलग है। फिर प्रोफेशनल एथिक्स है, जिसका अप्रोक्स में वेटेज 16 मार्क्स रहता है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 12 मार्क्स टू 20 मार्क्स, ठीक है ना, कुछ कहीं भी हो सकता है। तो अगेन प्रोफेशनल एथिक्स इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अंदर भी अपने को कम से कम भी आप मान के चलो कि भैया 80% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 12 मार्क्स तो लेकर आने ही होंगे। 15 नंबर का प्रोफेशनल एथिक्स आता है तो एटलीस्ट 12 नंबर तो लेके आने होंगे इफ यू वांट टू गेट वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि ये दो टॉपिक्स ना लिमिटेड है, इसका कवरेज लिमिटेड है। जबकि बाकी जो दो टॉपिक्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट, इसका कवरेज बहुत वास्ट है, इट इज वेरी वेरी डीप। सो वहां पे मेहनत बहुत ज्यादा करना है, रिवार्ड उतना नहीं है। बट कंपनी ऑडिट प्रोफेशनल एथिक्स में थोड़ा मेहनत करके रिवार्ड बहुत ज्यादा है, अगर आपने कंटेंट अच्छे से कर लिया, रिवाइज अच्छे से कर लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, प्रेजेंटेशन पे काम कर लिया, तो यू आर गोइंग टू गेट वेरी नाइस मार्क्स हियर। फिर आता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एंड फिर आता है वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। अब आप देखोगे यार, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 स्टैंडर्ड्स हैं, और टाइप्स ऑफ ऑडिट्स के अंदर भी आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है। कितना है आप सोच के देखो, और उसके बाद इनका कंबाइंड वेटेज कितना होता है। मतलब मान लो यार, स्टैंडर्ड्स और टाइप्स ऑफ ऑडिट मिलाकर आपको जो कंबाइंड वेटेज मिल जाएगा ना, वो 55 मार्क्स का मिल जाएगा या 60 मार्क्स का मिल जाएगा। इसके अंदर अपोर्शनमेंट किसी भी तरीके से हो सकता है, स्टैंडर्ड 35 उसका 20, स्टैंडर्ड्स का 30 उसका भी 30, स्टैंडर्ड्स का 25 उसका 35, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप सोचो यार, लगभग मतलब 30 स्टैंडर्ड्स 20 चैप्टर्स, मतलब 50 चैप्टर्स कुल मिलाकर आप देख सकते हो। 50 चैप्टर्स कवर करके आपको 55 मार्क मिल रहा है या 60 मार्क मिल रहा है, मतलब एक चैप्टर का या एक स्टैंडर्ड का अप्रोक्सीमेट जो वेटेज है वो 1.2 मार्क्स है। अब आप आईसीएस स्टडी मैट के हिसाब से देखोगे तो एक एक स्टैंडर्ड 6-7 पन्नों का है, 10 पन्नों का है, एक एक चैप्टर 15-20 पन्नों का है, और उसके लिए वेटेज सिर्फ एक नंबर या 1.2 मार्क्स। तो प्रैक्टिकली अगर आप इनमें ना बहुत डिटेल में जाने की कोशिश करोगे, डूबने की कोशिश करोगे, तो ऑडिट विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी बल्की फॉर यू, ऑडिट विल स्टार्ट बिकमिंग वेरी टफ फॉर यू, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट ऑडिट इन अ नाइस मैनर, राइट। तो यहां पे ना अपने को स्टैंडर्ड्स में या बहुत सारे जो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स हैं, अलग अलग बैंक ऑडिट है, जीआईसी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ऑडिट है, रिस्क असेसमेंट का चैप्टर है, पीएसयू ऑडिट है। तो अपने को इसमें घुसना नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, हर एक स्टैंडर्ड करना है, हर टाइप ऑफ ऑडिट का चैप्टर करना है, बट एकदम डेप्थ में, एकदम भी डेप्थ में नहीं जाना। यहां पे अपने को बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो करना है, थोड़ा सा सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना है। यहां पे अगर इस 55-60 नंबर में से एग्जाम में अगर पूरा 60 नंबर मेरे को नहीं भी आता है, अगर मेरे को 40 नंबर पेपर में आता है, और इस 40 में से मान लीजिए लेट अस से मैं 30 मार्क्स सिक्योर कर लेता हूं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मतलब यहां पे मेरे को 60 में 80% सिक्योर नहीं करना है, यहां पे मेरे को 50% सिक्योर करना है, टारगेट सही रखना है। अगर आप यहां पे 80% का टारगेट रखोगे और इसके पीछे डूब जाओगे तो गलत है, छोड़ना नहीं है, हर एक चीज करेंगे, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में करेंगे। पहले 60 में से 30 नंबर पक्का करेंगे, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, टाइम बचा है तो कोई क्या दिक्कत है, आगे और रिविजन करेंगे, आगे और मेहनत करेंगे, आगे और कवरेज करेंगे, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में टू स्टार्ट विथ हम लोग इतना करेंगे जिससे अपना कॉन्फिडेंस आ जाए जेब के अंदर। तो कुल मिलाकर अगर आप एग्जाम ऑडिटेड मैनर में देखोगे ना, तो 30 मार्क्स अपने स्टैंडर्ड्स और टाइप्स ऑफ ऑडिट से आ गए, 16 मार्क्स प्रोफेशनल एथिक्स से आ गए, और कंपनी ऑडिट से 24 मार्क्स आ गया। तो आप देखोगे तो एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, सिलेक्टिव मैनर में आप इजिली क्या कर सकते हो, 60 मार्क्स लेकर आ सकते हो।
मैं ये नहीं बोल रहा आपको 60 चाहिए, बच्चों के तो 70 भी आते हैं, बच्चों के तो 75 आते हैं, 77 आते हैं ऑडिट के अंदर। लेकिन स्टार्टिंग स्ट्रक्चर यही है भैया, तुम 60 का जुगाड़ करो एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। फिर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, टाइम है, तो धीरे धीरे स्टार्ट ओपनिंग द स्टडी मटेरियल, कवरिंग एडिशनल टॉपिक्स, कवरिंग एडिशनल पेपर्स, कवरिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, सब कुछ करना स्टार्ट करना। लेकिन पहले तुम इसमें कमांड बना लो। ये मत करना कि स्टार्टिंग में यू डाइव फॉर एवरीथिंग, यू डाइव इनटू एवरीथिंग एंड एंड अप गेटिंग नथिंग। ठीक है, पहले उतना खा लो जितना तुमको जिंदा जिंदा रहने के लिए चाहिए, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए चाहिए, मतलब अच्छे डिसेंट मार्क्स लाने के लिए चाहिए, फिर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे। तो दिस इज द एग्जाम ओरिएंटेड वे दैट वी आर गोइंग टू गो। जो सीक्वेंस आपको दिया जाएगा, आपको उसी सीक्वेंस में क्लासेस देखना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्लास के साथ आप क्लास के अंदर आप मेरे साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। उसके अलावा आफ्टर द क्लासेस सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा भाई, मतलब ऑब्वियसली हम लोग याद भी करेंगे, काफी चीज आपको याद भी हो जाएंगे। आफ्टर द क्लासेस आपने क्या करना है, पहले रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस के अंदर ना यू डोंट हैव टू डाई फॉर एमसीक्यूज। बच्चे गलती करते हैं, डाई फॉर एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यूज के पीछे मर जाते हैं, खाली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने को ना आईसीआई मटेरियल को बेस लेना है, और आईसीआई मटेरियल को बेस लेकर चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज हो, अपने को आईसीआई मटेरियल को बेस लेकर इसको भगवत गीता पुराण मान के सिर्फ आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो मेरा जो एमसीक्यू बुकलेट है उसके अंदर भी मैंने आपको सारा आईसीआई के एमसीक्यूज दिए, आईसीआई के केस लॉस दिए हैं, भर भर के नहीं दिया। इतना भी कर लोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन, उसके आगे पीछे भागना ही नहीं है। लास्ट में आप यही बोलोगे सर इसमें भी फिल्टर आउट कर दो, इसमें भी कट कर दो। तो फिर ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना है, एंड मेक श्योर यू आर मार्किंग द क्वेश्चंस। मेक श्योर आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को मार्क कर रहे हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंट रिविजन के लिए ना आपको अभी से जुगाड़ बनाना है कि आगे जब रिवाइज करूंगा तो मेरा कम टाइम में होना चाहिए, मेरे को सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, एग्जाम से पहले 1.5 डेज में कैसे करूंगा उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। तो यू हैव टू मार्क द क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में एकदम ब्लैंक है ऑडिट लो, आप फिर संजीवनी कोर्स कर रहे हैं, वो अप्रोच थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आई एज्यूम कि आपने एटलीस्ट सेल्फ स्टडी किया हो, या कहीं और से क्लासेस ली हो, मेरे से क्लासेस ली हो, कुछ भी किया हो। हालांकि देर आर स्टूडेंट जिन्होंने कभी ऑडिट लॉ नहीं पढ़ा, डायरेक्टली संजीवनी से करा एंड दे गॉट वेरी गुड मार्क्स, बट उसके लिए आपका कैचिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, आपका इंटर का जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपका इंटर का बेस क्लियर है, कैचिंग कैपेसिटी अच्छा है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप फर्स्ट टाइम भी इन क्लासेस संजीवनी यूज कर रहे हैं तो आपका काम चल जाता है, कोई तकलीफ की बात नहीं होती। ठीक है, अब देखिएगा कुछ रेलिवेंट कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको मैं, कि आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आपको भटकना ना पड़े। एक, अगर आपको कोई भी एडमिन इश्यू आता है, एडमिन इश्यू का मतलब क्या हो गया, एडमिन इश्यू का मतलब हो गया बुक्स का इश्यू हो गया, क्लासेस का इश्यू हो गया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन आप कांटेक्ट कर लोगे 6901955055/56। ये आप मेल करेंगे @auditsaga@gmail.com। कॉल जो कीजिएगा वो 10 से 6 के बीच कीजिएगा, 10 AM to 6 PM, संडे को मत कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई टेक्निकल इशू है इन द सेंस कि क्लासेस रन करने में प्रॉब्लम आ रही है आगे चल के, सो वहां पे आप मेल कीजिएगा auditsagaSolution@gmail.com, auditsagaSolution@gmail.com। और इसके अंदर भी अगर वैलिडिटी वगैरह खत्म हो गया है, उन चीजों का इशू है, तो यहां कॉल करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज संजीवनी इज अ लिमिटेड वैलिडिटी कोर्स, तो बाद में उसका व्यू वैलिडिटी इंक्रीज नहीं हो सकता। क्लास व्यूज आपका बचा है, वैलिडिटी आपकी बची है, फिर भी आप क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं, आपको इशू फेस हो रहा है, तब आप यहां मेल कर दीजिए auditsagaSolution@gmail.com। दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल सॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। एंड अगर आपको क्वायरी है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वायरी है जो मुझसे पूछना है, सब्जेक्ट रिलेटेड क्वायरी है या कुछ गाइडेंस आपको चाहिए जो मुझसे पूछना है, सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब सिर्फ ऑडिट लॉ, इकोनॉमिक लॉ जो मेरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वन प्लेटफॉर्म बनाया है, दैट इज टेलीग्राम। यहाँ पे हमने वन प्लेटफॉर्म बनाया है टेलीग्राम। अब टेलीग्राम चैनल, आप टेलीग्राम का जो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। एक तो मेरा जो चैनल है सीए सानिध्य सराफ, उसमें तो ज्वाइन कर ही लो, दैट इज मस्ट, दैट इज मैंडेटरी। उसके अलावा अपने क्वायरीज कहाँ पूछनी है, बिकॉज वो जो चैनल है वो तो पब्लिक चैनल है, उसके अंदर तो सिर्फ मैं पोस्ट कर सकता हूँ, आप तो पोस्ट कर नहीं सकते, तो अपने क्वायरीज कैसे पूछनी है, आपने टेलीग्राम में ना सर्च करना है यूजर ID @CA सानिध्य सराफ।
तो आप जब ये यूजर आईडी सर्च करेंगे ना @CA सानिध्या सराफ, सो आपको मेरा यूजर आईडी दिखाई दे जाएगा, उसका डीपी में लगा हुआ है कॉन्टैक्ट मी फॉर डाउट्स, कॉन्टैक्ट मी फॉर डाउट्स। तो आप वहां पे क्या करिए, अपना क्वायरीज पोस्ट कर दीजिए, यू जस्ट पोस्ट योर क्वायरीज ओवर देयर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना क्वायरी पोस्ट कर दीजिए, आपको डेफिनेटली 24 से 48 आवर्स के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। देखो यार, कभी कभी मैं फ्री रहता हूँ, आपको 4-5 घंटे में भी रिप्लाई मिल सकता है, 2 घंटे में भी रिप्लाई मिल सकता है। कभी बिजी रहता हूं तो 24 घंटे भी लग सकते हैं, 48 आवर्स भी लग सकते हैं। यू हैव टू कीप पेशेंस। 24 घंटा पार हो गया, क्वायरी का रिप्लाई नहीं आया, तो प्लीज एक बार दोबारा से भेज देना, कभी कभी मिस आउट हो जाता है। बट 90% ऑफ द क्वायरीज आई डू अटेंड हियर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे मुझे वो भेज देना, अपना जो भी क्वायरी है, जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है। इतने सारे बच्चे हैं कि फोन में पॉसिबल नहीं हो पाता फिजिकली, तो दैट इज वाई वी हैव केप्ट वन प्लेटफॉर्म, दैट इज द टेलीग्राम, कि आप आराम से यहाँ पे क्वायरी पूछ सकते हैं इस यूजर आईडी को डालकर। समझ में आ गया? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच मी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वायरीज। बाकी जो मेरा सपोर्ट रहेगा ना, वो आपको एकदम एग्जाम के दिन तक रहने वाला है। जिस दिन आप एग्जाम देने जाने वाले हो ना, उस दिन तक रहने वाला है। उसके पिछले आधे रात को भी आप मुझसे क्वायरी पूछोगे ना, तो मिडनाइट को भी मेरा रिप्लाई जाएगा अगर अगले दिन एग्जाम है। तो इस तरीके का सपोर्ट मैकेनिज्म रहने वाला है, फुल फ्लैजेड सपोर्ट हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, आपसे एक ही चीज चाहिए, जब आपने क्लासेस ली है तो भरोसा करो। जब आपने मुझे एज ए फ्रेंड मेंटर कोच चूज किया है तो भरोसा करो। लोग आपको अलग अलग बात बोलेंगे, कैसे हो सकता है यार 30 आवर्स में कुछ भी नहीं होगा, 30 आवर्स में तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अरे भाई, ये 30 आवर्स की क्लासेस देख देख कर ना बच्चे 70+ लाते हैं, हर अटेम्प्ट में लाते हैं। तो लोगों की बात मत सुनना, लोगों का काम है कहना। तुमने जब मुझे भरोसा किया तो भरोसा करो, जो बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं उसको फॉलो करो, डेडिकेशन के साथ फॉलो करो, एक एक चीज फॉलो करो। मैंने बोला रिवाइज कर, मैंने बोला क्लासेस कंप्लीट करनी है, 30 आवर्स में क्लासेस कंप्लीट करनी है, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं बोलूंगा रिटर्न प्रैक्टिस करनी है तो रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, फिर टेस्ट देना है तो यस टेस्ट देना है, वॉइस क्लिप सुनना है तो वॉइस क्लिप सुनना है, रिविजनरी वीडियोस देखने हैं तो वहां रिविजनरी वीडियोस देखना है। तो सारा कुछ फॉलो करो। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर दवा दे रहा है, दवाई को साइड रख दे रहे हो, फिर बोल रहे हो बीमारी ठीक नहीं होगी, तो कैसे ठीक होगा यार, है ना। और डॉक्टर पे भरोसा भी होना पड़ेगा, एक मन में फेथ भी होना पड़ेगा, मेरी बीमारी ठीक होगी, तो मन में फेथ होना पड़ेगा। ऑडिट लॉ में अच्छे मार्क्स आएंगे और फिर डॉक्टर की बात माननी होगी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। तो आई बिलीव यू आर, यू आर रेडी टू ज्वाइन दिस टीम, you are ready to join this team, you are ready to follow me, you are ready to trust me as your friend mentor and coach। अगर हाँ, तो भैया मैं तुम्हारे लिए जान झोंकने को तैयार हूं। बस तुमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, गुरु दक्षिणा में तुमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, एग्जामिनेशन इन ऑडिट एंड लॉ, नथिंग लेस। ठीक है ना, बाकी जो भी आएगा यार ठीक है, हम अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे 60 लाने का, 70 लाने का। एग्जाम में चाहे 75 आए चाहे 50 आए, वी आर हैप्पी विद दैट। बट अपनी तरफ से अपने को पूरा एफर्ट्स लगाना है, एफर्ट्स में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। लास्ट में ये नहीं होना चाहिए यार मेरे एफर्ट्स में कमी थी, मेरे एफर्ट्स में आई शुड बी वेरी श्योर दैट मैंने अपना 200% दिया। ठीक है, so again let us follow this chronology, let us follow this sequence। I am very much sure that you are going to do great, just stay in touch।